हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी के सामने कुछ महत्वपूर्ण खबर प्रतियोगी छात्रों को लिए लेकर के आ चुका हूं। बात की जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और डाक विभाग में 40,000 नई पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के, ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई स्टेचल के माध्यम से पहुंचाया जा सके, है ना। तो चलिए हम बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 2 दिन पूर्व हमारे पीईटी के रिजल्ट, लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के रिजल्ट और स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहा जा सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि हमारे नंबर 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के हमारे जो राय स्कोर आ रहा था हमारा मैचिंग कराने के बाद ओएमआर सीट का आंसर की से, तो उतने नंबर हमारे घट गए हैं, है ना। यानी मेरा जो ओरिजिनल नंबर था उसके बाद नॉर्मलाइजेशन नंबर जो है वो कम हो चुका है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा जो है नंबर बढ़ा भी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर बढ़े भी हैं अभ्यर्थियों के, है ना। ऐसा देखने को मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार किस शिफ्ट में ज़्यादा फायदा या फिर नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रथम शिफ्ट वाले अभ्यर्थी थे, विशेष तौर पर जो 15 तारीख के, यानी जो फर्स्ट डे के फर्स्ट वीक के अभ्यर्थी थे, मोस्टली उनके नंबर जो है वो नॉमिनेशन होने के बाद घटे हैं। जी हाँ, नंबर घटे हैं, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं परसेंटाइल को लेकर के जो चीज़ें हैं, परसेंटाइल में उनकी जो चीज़ें हैं वो आगे हैं। और आयोग जो है परसेंटाइल के बेस पर जो ही आपका कट ऑफ तय करेगा। जो भी नई भर्ती आएगी, मुख्य परीक्षा, चाहे वो वीडियो भर्ती हो, कृषि प्रविधिक की भर्ती हो, गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती हो, लोअर पीसीएस की भर्ती हो, या फिर सहायक संख्या की अधिकारी की नई भर्ती हो, या फिर नई लेखपाल भर्ती जो आने वाली होगी उसको लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल पे जो है दारोमदार रहेगा, ना कि नॉमिनेशन स्कोर पर आयोग तय करता है चीज़ों को, है ना। जो कटाव तय करता है वो परसेंटाइल पे तय करता है। तो निश्चित तौर पर आपका इस परीक्षा में जो है एकोरसी जो है, एकोरसी को भी ध्यान में रखा गया है। और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तो आयोग ने अपने सूत्र के अनुसार, अपने फार्मूले के अनुसार उसको जो है सेट किया है। तो निश्चित तौर पर सेकंड पाली के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो है मार्क बढ़े हैं, और प्रथम जो शिफ्ट के जो अभ्यर्थी थे उनके मार्क कम हुए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को फ़ायदा या फिर नुकसान हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और रही बात जो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हमारे ओएमआर में नंबर ज़्यादा थे, लेकिन आयोग ने जो रॉ मार्क रखा है वो कहीं ना कहीं मेरे कम दिख रहे हैं, और उसके नॉमिनेशन होने के बाद भी कम हो गए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो आप सभी लोग अपना ओएमआर सीट लेकर के, अपनी जो आंसर की है उसको लेकर के आप निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आइए, लखनऊ में आइए, और इसको लेकर के सीधे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बात करिए, सचिव महोदय से बात करिए, या फिर जो भी यहाँ पर अधिकारीगण हों उनसे आप बात करिए। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हमको जलना नहीं है, हमको आगे की परीक्षाओं की तैयारी करना है। रही बात भर्ती विज्ञापन को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भर्ती विज्ञापन जो भी है वो मार्च अप्रैल से ही जारी हो पाएगी, नई 2022 पेट के माध्यम से। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आखिरकार लेखपाल भर्ती को लेकर के मुख्य परीक्षा जो आपकी हुई थी 31 जुलाई को, वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसा कि रिजल्ट तो कुछ ये भी बताया जा रहा था कि दिसंबर तक ही जारी हो जाएंगे, 2022 में ही आ जाएंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से हम सभी लोग देख पाते हैं तो लगभग आज 6 महीना बीत चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट को लेकर के अभी भी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं किया है। जैसा कि जानते हैं, इस भर्ती परीक्षा को लेकर के भी एसटीएफ की तरफ से 15,000 अभ्यर्थियों के ऊपर कुछ संदिग्धता जो है का एक चिन्ह लगाया गया था, और उसकी पूरी रिपोर्ट आयोग को एसटीएफ द्वारा सौंपी गई थी। लेकिन आयोग के जो सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, उनका कहना था कि आयोग ने जो एसटीएफ ने एक केवल अनुमान लगाया है, लेकिन ये अनुमान सत्य हो जाए ऐसा कुछ
नहीं है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट इसका जारी होगा। लेखपाल का भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन रिजल्ट जनवरी माह तो आपका निश्चित तौर पर बीत ही चुका है। लेकिन अब ये मान के चलिए 15 फरवरी तक आयोग लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाएगा, यानी 15 फरवरी के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 15 फरवरी के बाद ही हो सकता है चीज़ें आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ पावे, है ना। ये तो बातें हो गई हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। अब आगे हम सभी लोग बात करेंगे 40,000 से ज़्यादा पदों के डाक विभाग में भर्ती को लेकर के, है ना। चलिए पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम सभी लोग। यो एडवर्टाइजमेंट हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नोटिफिकेशन नंबर जीडीएच ग्रामीण डाक सेवक की बात कर दिया जाए, और 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और रजिस्ट्रेशन जो है कल ही से ये स्टार्ट हो चुका है, और सिर्फ 16 तारीख तक यानी 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 20 दिन का समय मिला है, और 20 दिन के बाद आपका करेक्शन का जो है 17 से 19 तक यानी 3 दिन करेक्शन करेगा काम एडिट का। तो आप सभी लोग इस 20 दिनों के भीतर भीतर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। कैटेगरी आप देख सकते हैं, बीपीएम के लिए जो आपका सैलरी स्लिप रखा गया है 12,000 से 29,390। एबीएम डाक सेवक का 10,000 से लेकर के 24,470 रखा गया है। जीडीएस आर होल्डर ऑफ द सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ये तो बात है, आप देख सकते हैं। आगे का जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी चीज़ है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात किया जाए, इसके साथ साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर के साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है। इसके साथ साथ आपका जो है डाक सेवक का भी भर्ती है इसमें, हाँ डाक सेवक की पदों के लिए भर्ती है, अलग अलग रीजन में है। और एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लें तो एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, है ना। वहीं जो एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल है, यानी 45 साल तक आप भर सकते हैं। ओबीसी का जो है वो 43 साल अगर है तभी भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनल डिसेबिलिटी वाले 10 साल का है 50 साल तक, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल तक, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 यानी 55 साल का एज में भी फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, प्रोसेस ऑफ दिस सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास यानी एक सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आपको 10वीं पास जरूर होना चाहिए। पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट के तौर पर जरूर होना चाहिए, है ना। और जिस भी क्षेत्र से आप भर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज की भी जो है जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी आपको होना ज़रूरी है, योग्यता आपको होना ज़रूरी है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका है रखा गया है पीडब्ल्यूडी को लेकर के है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आप अपने आवेदन कर सकते हैं। www.indiapost.gdsonline.in पर आप इसको जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय बहुत कम है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर भर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। और बात किया जाए पदों की संख्या को लेकर के, तो आप पदों की संख्या को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से जो ऑनलाइन फीस रखी गई है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपया फीस रखी गई है ना। ये दे सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप इसका जो है कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग आपकी मेरिट बेस भर्ती होगी, जी हाँ। पोस्ट 3 और फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करना होगा। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को लेकर के है, कि आप लोग इसको लेकर के जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफे से करा सकते हैं। तो ये 20 दिन का मौका है। आप 40,000 पद हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग मुझे लगता है कि भर्तियाँ ज़्यादा हैं, और आप सभी लोग जा कर के इसको चेक करके तब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम सभी लोग अब बात की जाएगी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बात कर ले तो पीएसजे को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आयोग की वेबसाइट पर भी दे दी गई है ना। हम सभी लोग देख भी सकते हैं यहाँ से
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डिटेल्स ऑफ फोर्थ कमिंग इंटरव्यू, डिटेल ऑफ फोर्थ कमिंग एडवर्टाइजमेंट, ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन, जो 12 फरवरी को एग्जामिनेशन है, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से मैं आपको यहाँ से दिखाना और बताना चाहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ से देख सकते हैं हम सभी लोग, यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं 175 दिव्यांगों के पीसीएसजे के आवेदन निरस्त किए गए। वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ 3 फरवरी तक मांगी गई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे परीक्षा 2022 के 175 आवेदन रद्द कर दिए हैं। सभी आवेदन दिव्यांग की अलग अलग उप श्रेणियों के हैं। इस पर 3 फरवरी शाम 5 बजे तक आपत्ति मांगी गई है। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हुई थी और प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। आवेदनों की जांच के बाद शुक्रवार को आयोग ने 175 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीसीएसजे के लिए दिव्यांग की 8 उप श्रेणियाँ एलबी, एचएच, ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू और एएवी के अभ्यर्थियों को ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे इधर की उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग के अनुसार जो आवेदन निरस्त किए गए हैं वे इन 8 श्रेणियों में नहीं हैं। इसके खिलाफ अभ्यर्थी ईमेल pcsj2022phock@gmail.com पर आपत्ति भेज सकते हैं। इसके लिए या फिर आप डाक या फिर व्यक्तिगत माध्यम से भी 3 फरवरी की शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो आप इस माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ से राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध, माननीय उच्च न्यायालय आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8 सप्ताह 6 को वैध करार दिया है और कहा कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है और यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। इस नियम में राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड धारकों को याचिकाओं सा भर्ती में शामिल नहीं होने का मौका दिया जाए। इसे कोर्ट ने नहीं माना और याचिकाएं खारिज कर दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवाणी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए ये डिसीजन या आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ विधान की वैधता को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने की सक्षमता ना हो, दूसरा उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये के देख सकते हैं बड़ी खबर है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध करार दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की 186 अभ्यर्थी चयनित। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में भी चयनित कई अभ्यर्थियों ने छोड़ा दावा। यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए एक पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 186 और अभ्यर्थियों को चयनित किया है। बोर्ड ने पुनः मूल्यांकन के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की है। दरअसल पहले बोर्ड ने ऐसे 124 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया था जिन्होंने उप निरीक्षक यानी एसआई नागरिक पुलिस में चयनित होने के बाद सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा एवं सतर्कता की परीक्षा दी थी और चयनित हो गए थे। इनमें से 6 अभ्यर्थियों ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ बनने का विकल्प चुना। बोर्ड ने शेष 118 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर कर लिया। इसके अलावा उप निरीक्षक गोपनीय एवं गोपनीय सतर्कता के पदों पर भर्ती के लिए हुई कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में अंकों की जगह शब्द लिखने वाले 58 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था और पूर्व में जारी परिणाम पर आपत्ति मिलने पर बोर्ड ने सभी भर्तियों का पुनः मूल्यांकन करा के नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी और सहायक उप निरीक्षक के पद पर पूर्व में चयनित 10 अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक गोपनीय एवं गोपनीय सतर्कता के पद पर उच्चीकृत कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं आर.के. विश्वकर्मा। डिक्टेशन के अंकों की जगह शब्द लिखने वाले अभ्यर्थियों को मौका। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक गोपनीय व गोपनीय सतर्कता की 327 पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए आशुलिपि परीक्षा कराई गई। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने पुनः मूल्यांकन का प्रतिवेदन दिया था और बोर्ड ने पाया कि डिक्टेशन के वक्त पढ़ा गया केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण अभ्यर्थियों को टाइप करना था। तमाम अभ्यर्थियों ने इस दौरान बोले गए अंकों को शब्दों में लिख दिया।
इससे त्रुटि मानते हुए कंप्यूटर ने गणना में उनके अनुत्तीर्ण कर दिया, लेकिन बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन के बाद इन्हें भी मौका देकर के चयन प्रक्रिया पूरी की है और बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में इस प्रकार की परीक्षा में डिक्टेशन के दौरान यदि अंकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते समय यह अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए, उसे कंप्यूटर पर अंकों में ही लिखा जाए। तो ये चीज़ें थी, ये बातें थी, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड, खबर इंफॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के धन्यवाद।